बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट में आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स। एक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि ट्रांसपायरेशन की अहमियत क्या है या ट्रांसपायरेशन के नताइज क्या हैं, इससे फ़ायदे क्या मिलते हैं और इससे नुकसानात क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंस की बुनियाद पर ट्रांसपायरेशन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल होता है, नेसेसरी इविल। नेसेसरी का मतलब है ज़रूरी और इविल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गुनाह के लिए, ऐसा काम जो ज़रूरी न हो। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं ज़रूरी गुनाह या ज़रूरी गैर ज़रूरी काम या ऐसा ज़रूरी काम कि जो नुकसान का भी सबब बनता है। अब ये ज़रूरी किस तरह है और इसका नुकसान क्या है, उन चीज़ों को ज़रा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स में इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं कि ट्रांसपायरेशन के फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा यह है कि इट प्रिवेंट लीव्स फ्रॉम ओवर हीटिंग, कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, लीव से वाटर निकलता है वेपर्स के फॉर्म में, तो ये लीव्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, लीव्स को ठंडा करता है और मुसलसल धूप लगी रहने के बावजूद भी लीव्स ओवर हीट नहीं होते, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं होते। दूसरा यह है कि गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर एंड साल्ट, कि अगर एक प्लांट पानी के अंदर है, उसके रूट्स पानी में हैं, उसको पानी मुसलसल मिल रहा है, पानी के अंदर डिज़ॉल्व्ड साल्ट्स भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं उसको, तो रूट से पानी एब्ज़ॉर्ब करता रहेगा। अगर रूट से मुसलसल पानी एब्ज़ॉर्ब करता रहे और पानी को बॉडी से बाहर निकालने का कोई सिस्टम ना हो, तो प्लांट बॉडी के अंदर पानी की और साल्ट्स की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है, उससे निजात मिलती है, प्लांट्स अपने आप को छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से एक पुलिंग फोर्स पैदा होती है। पुलिंग फोर्स का मतलब यह है कि देखें, वाटर होता है रूट हेयर्स के ज़रिए से रूट्स में एंटर होता है, फिर रूट से स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से आगे ब्रांचेस में जाता है, फिर ब्रांचेस से आगे लीफ में जाता है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वाटर जाता कैसे है, तो इसके लिए ट्रांसपायरेशन एक फोर्स पुल करती है कि लीफ का जाइलम, लीफ के जाइलम से लेकर रूट्स के जाइलम तक पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। वो किस तरह पानी को पुल किया जाता है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, उसको हम यहाँ पर इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये पुल कैसे पैदा होती है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप सिर्फ ये समझें कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से एक पुलिंग फोर्स पैदा होती है और इस पुलिंग फोर्स की वजह से पानी रूट से लेकर लीव्स तक पहुँच जाता है और फिर ट्रांसपायरेशन के साथ साथ और काम भी होते हैं। इसके अलावा मीज़ोफिल सेल्स रिमेन मोइस्ट, कि ट्रांसपायरेशन की वजह से लीफ के अंदर जो मीज़ोफिल सेल होते हैं वो अक्सर मोइस्ट रहते हैं, गीले रहते हैं। और गीले रहने से फ़ायदा क्या है कि गैसियस एक्सचेंज आसानी से होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज प्लांट्स और एनवायरनमेंट के दरमियान आसानी से होती है। गैसियस एक्सचेंज जिन सरफेसेस से होती है, उन सरफेसेस के लिए उन सरफेसेस के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना लाजमी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। उनमें एक प्रॉपर्टी ये है कि वो सरफेसेस मोइस्ट हों। ठीक है, तो ये मीज़ोफिल सेल्स को मोइस्ट बनाता है और इसकी वजह से आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो जाती है। फिर गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए से आगे मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं। तो ये सारे ट्रांसपायरेशन के फ़ायदे हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन के नुकसानात भी हैं। देखिए, नुकसान कब होगा, इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वाटर, अगर ज़मीन के अंदर पानी कम हो या ज़मीन के अंदर पानी नॉर्मल मकदार में है लेकिन किसी वजह से, लाइट की वजह से, हीट की वजह से या और किसी फैक्टर की वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तो इन दोनों केसेस में प्लांट के अंदर पानी की कमी पैदा हो जाएगी। देखें, प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के जाइलम के अंदर अगर वाटर हो तो जाइलम टर्जिडिटी गेन करते हैं और टर्जिडिटी गेन की वजह से, गेन करने की वजह से लीफ का जाइलम लीफ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लीफ की शेप जो है वो बरकरार रहती है और इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग आसानी से हो जाती है। अगर एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन हो जाए
या पानी की कमी हो, तो इन दोनों केसेस में लीफ के जाइलम के अंदर पानी की कमी पैदा होगी। लीफ के जाइलम के अंदर पानी की कमी पैदा होगी। जब पानी की कमी होगी तो लीफ का जाइलम लीफ की शेप बरकरार रखने में इसे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। जब लीफ की शेप बरकरार रखने में सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सके तो लीफ की शेप इस तरह ख़राब सी हो जाएगी, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं विल्टिंग का। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब है मुरझाना। विल्टिंग का क्या मतलब है? मुरझाना। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपायरेशन के फ़ायदे हैं और ये ट्रांसपायरेशन का नुकसान है। मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों होने की वजह से ट्रांसपायरेशन को नाम देते हैं नेसेसरी इविल का। इसके बाद आज का दूसरा टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रूट से लीफ तक पानी कैसे पहुंचता है। रूट से लीफ तक पानी कैसे पहुंचता है। इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले ज़रा ये देखते हैं कि रूट्स के ज़रिए से जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो जाता कहाँ है। तो जितना भी पानी एब्जॉर्ब हो, उस एब्जॉर्ब्ड वाटर के अंदर 10% या इससे भी कम प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में यूज़ होता है, और 90% या इससे ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर होता है, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से लॉस हो जाता है। अब जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, ज़्यादा पानी का ताल्लुक ट्रांसपायरेशन के साथ है, तो हम यहाँ से आगे ट्रांसपायरेशन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के साथ जोड़ देंगे कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस तरह होती है। देखें, जब पानी की ट्रांसपायरेशन होती है तो इससे एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से लीफ से रूट तक पानी के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, और जब यहाँ से पानी निकलता है तो वो पानी लीफ से पानी को, रूट से पानी को खींचकर स्टेम तक ले जाता है, और स्टेम से पानी को खींचकर बाहर लीव्स तक ले आता है, और फिर वो लीफ से बाहर निकलता है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से रूट्स तक पानी पर जो एक फोर्स लगती है उसको नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल का। अब ट्रांसपायरेशन पुल कैसे होती है? देखिए, ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा से। ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा के करीब सेल होते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल से, और मीजोफिल सेल के करीब होता है लीफ का जाइलम। मीजोफिल सेल से पानी इंटरसेलुलर स्पेसेस में आता है, और उन इंटरसेलुलर स्पेसेस से स्टोमेटा के ज़रिए से पानी बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो मीजोफिल सेल के अंदर पानी की कमी आती है, तो करीब का जो जाइलम वेसल होता है लीफ का, उससे पानी आ जाता है मीजोफिल सेल के अंदर। जब मीजोफिल सेल के अंदर पानी आएगा तो जाइलम के अंदर थोड़ी सी पानी की कमी पैदा हो जाएगी। अब यहाँ का जो जाइलम है, लीफ का जाइलम, वो स्टेम के जाइलम के साथ कनेक्टेड होता है, और स्टेम का जाइलम रूट्स के जाइलम के साथ कनेक्टेड होता है। तो लीफ का जाइलम, स्टेम का जाइलम और रूट का जाइलम ये एक कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ये देखें, ये लीफ का जाइलम है ये, फिर इसके बाद यहाँ पर ये स्टेम का जाइलम है, और स्टेम का जाइलम आकर कनेक्टेड है रूट के जाइलम के साथ। तो ये तीनों जाइलम एक कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं, और इस कंटिन्यूस कॉलम की वजह से स्टेम का, लीफ का जाइलम वो स्टेम के जाइलम से पानी पुल करता है, और स्टेम का जाइलम रूट के जाइलम से पानी पुल करता है, और यहाँ रूट से पानी पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स के ज़रिए से पानी चला जाता है रूट से लीफ तक। अब ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है, इतनी बड़ी फोर्स कैसे लगती है? मतलब कुछ प्लांट्स इस तरह होते हैं, बहुत टाल होते हैं, उनके रूट्स और लीफ के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है, लंबे लंबे दरख्त होते हैं, तो वहाँ पर ये फोर्स कैसे लगती है? या छोटे पौधों के अंदर भी ये फोर्स कैसे लगती है? तो इसकी 3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, मतलब पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो मजबूत इंटर मालिक्यूलर फोर्स है। तो पानी का एक मालिक्यूल जब यहाँ से इस तरफ मूव करेगा तो अपने से पीछे वाले मालिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये मालिक्यूल आगे मूव करेगा तो इसके साथ जो मालिक्यूल लगा होता है ये उसको अपनी तरफ खींचेगा।
इसी तरह पानी का एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को मूव करते वक्त अपने साथ आगे की तरफ खींचता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जाइलम वेसल्स होते हैं उनका डायमीटर नैरो होता है, मतलब तंग डायमीटर होता है, थोड़ी सी जगह होती है। अब इस डायमीटर कम होने की वजह से वाटर के मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते। जब वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता नहीं है तो आसानी से वाटर जाइलम वेसल्स के अंदर पुल हो जाता है। इसके अलावा तीसरी रीजन क्या है, एडहेसिव फोर्स बिटवीन वॉल्स ऑफ जाइलम एंड वाटर मालिक्यूल्स। जाइलम वॉल्स के साथ वाटर के मालिक्यूल्स जो अटैच होते हैं उनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जाइलम के नैरो डायमीटर की वजह से और पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लीफ के जाइलम, स्टेम के जाइलम और रूट के जाइलम में वाटर का एक कंटिन्यूस चैनल बन जाता है, एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है। और इस कंटिन्यूस कॉलम की वजह से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है रूट से लेकर लीफ तक। और इसके लिए सबसे बड़ी मदद जिस प्रोसेस से पैदा होती है वो ट्रांसपायरेशन है, कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, फिर ट्रांसपायरेशन पुल ये फोर्स लगती है, और इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से यहाँ रूट से पानी स्टेम तक, स्टेम से पानी लीफ तक पानी मूव करता रहता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक अपने अख्ताम को पहुँचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह